और हमारी जनता, क्या हालचाल है। अर्जेंटीना, पता ही होगा आपको, एक ग्लोबल टीम है जो फुटबॉल टूर्नामेंट में गेम प्ले करती है और मेसी का नाम अर्जेंटीना से जुड़ा हुआ है। हम तो ये सोचते होंगे कि भाई कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है और मेसी जैसे प्लेयर्स अर्जेंटीना की तरफ से गेम प्ले करती है और मैच विन भी करती है। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि कंट्री आज 102% इन्फ्लेशन फेस कर रही है। कंट्री की महंगाई 102% के आसपास है। पिछले 3 महीने से 13% से ज़्यादा कंट्री की महंगाई बढ़ रही है और आज के डेट पे जो कंट्री की पॉवर्टी है वो 60% से ज़्यादा है। पूरा अर्जेंटीना आज पूरी डेट पे है। कंट्री इस कदर तक ख़त्म हो गई है कि इसे फिर से रीबिल्ड करने एक इमेजिनेशन के बराबर हो गया। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन गरीब है और आधा से ज़्यादा देश सिर्फ कैश पे चलता है। देश की स्थिति इस हद तक बुरी हो गई है कि और भी देश उसका साथ छोड़ चुके हैं इस टाइम पे। और कंट्री इस बार $40 बिलियन तक का लोन ली है और इवन और भी कंट्रीज़ का ये कहना है कि ये अब रीबिल्ड होना इम्पॉसिबल है। आखिर इतना बड़ा क्राइसिस कैसे देखने को मिला? ये कौन से ऐसे कंट्रीज मिस्टेक कर दी जिसके कारण अब ये कहना इम्पॉसिबल हो गया है कि ये कभी रीबिल्ड भी हो पाएगा। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया। वीडियो शुरू करते हैं। Keep going up and up. Shoppers in Argentina are pinching pesos to make ends meet. Tangerines, 2 oranges, 2 bananas, and a half a kilo of tomatoes. When he told me it cost 650 pesos, I told him to take everything out and leave just the tomatoes because I don't have enough money. बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग इन्फ्लेशन कहते किसे हैं? महंगाई बढ़ता है तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन है। देश में डिमांड अगर सप्लाई बीट नहीं कर पाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये ग्राफ आप स्क्रीन में देखो, ये 1996 से 2022 के बीच के इंडिया का इन्फ्लेशन का ग्राफ है, जिसमें अराउंड उस समय से लेके अभी तक 5% का इन्फ्लेशन आया है। और जिस कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ 102% इन्फ्लेशन रेट है। मतलब जो सामान आज इंडिया में 1966 के टाइम पे अगर 1000 रुपये का मिलता था तो वो आज 2022 में 75,000 रुपये का होगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्राइस जब अर्जेंटीना में कोई सामान 1000 रुपये का था तो आज वो कितना महंगा होगा। 1991 के टाइम पे अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन 102% था। लेकिन अगर एक बार आप थोड़ा सा रुक के देखो तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इससे पहले भी अर्जेंटीना की महंगाई इससे भी अधिक थी, लेकिन ये ग्राफ पहले भी काफ़ी ऊपर था। अब ये इसलिए डाउन हो रहा था क्योंकि 1864 के टाइम पे ब्रिटिश और अर्जेंटीना के बीच में एक ट्रेड साइन हुआ था, जिसके लिए ब्रिटिशियर्स अर्जेंटीना में इन्वेस्टमेंट करने शुरू करे थे। ये आपको स्क्रीन में मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। ये इतनी यूरोस थे उस टाइम पे जब ब्रिटिश ने अर्जेंटीना पे इन्वेस्टमेंट करा था। जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हुई थी वो 1864 था और उस टाइम पे अर्जेंटीना अपना एग्रीकल्चर और लैंड के मामले में बहुत रिच था। इस चीज़ के ट्रेड के लिए ब्रिटिश ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी और उसके बाद अर्जेंटीना का ग्राफ धीरे धीरे डाउन आने लगा और यहाँ पे चीज़ें स्टेबल होनी शुरू हुई। जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्टमेंट करी तो यहाँ पे बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, बैंक ऑफ लंदन और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सारे फॉर्म्स भी बने। ये टाइम अराउंड 1864 के बाद का है और यहाँ पे ब्रिटिश और अर्जेंटीना के बीच में ट्रेड शुरू हो गया था। यहीं अर्जेंटीना अपना एग्रीकल्चर से गेहूं और मीट के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। एक टाइम तक तो अर्जेंटीना 26,000 से लेके 4 लाख टन से भी ज़्यादा अमाउंट के बीच में ट्रेड कर चुका था ऑलरेडी। ये 1914 से 1916 के पहले तक की बात है और उस टाइम तक अर्जेंटीना वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ में भी कहीं काउंट होने लगा था। यूएस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 2006 में अर्जेंटीना वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर भी था। जब अर्जेंटीना और ब्रिटिश के बीच में वर्क चलता था तो उस टाइम पे जो एक अर्जेंटीना के लोगों की इनकम थी वो रिचेस्ट कंट्री के लोगों के 43% के बराबर होती थी। जब टाइम 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार का हुआ, इसके बाद अर्जेंटीना में चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। ब्रिटिश जो ट्रेड कर रहे थे अर्जेंटीना के साथ, उसने ट्रेड के अमाउंट कम कर दिए, इवन ट्रेड कम कर दिए और अर्जेंटीना में लोगों को जो इनकम हो रही थी ट्रेड से, किसानों को, वहाँ के लैंड ऑनर्स को पूरी तरीके से कम हो गया। स्थिति इस हद तक बुरी हो गई कि वहाँ के किसान को खाने के लिए पैसे तक नहीं बचने लगे। वहाँ के जो लैंड ऑनर्स थे और वहाँ के ट्रेड सप्लायर, उन लोगों की अपनी प्रॉफिट निकल गई, लेकिन एट द एंड जो वहाँ के किसान और वर्कर थे उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा, जिसके कारण वहाँ के गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। ब्रिटिशर्स अब ट्रेड करना कम कर दिए और वहाँ के
एट द एंड ऑफ द डे वहाँ के फार्मर को महंगाई फेस करना पड़ा। अब स्थिति इस हद तक बुरी हो गई थी कि सरकार ने वहाँ पे क्रिकनेस रीडिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसीज़ अपनाई, जो एक्चुअली में इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम लोग 1930 के टाइम पे वापस जाएं, इस टाइम पे कंट्री जब टॉप 10 लिस्टेड पे रैंक करती थी, तो भी कंट्री की गवर्नमेंट ने ना कभी फॉरेन रिजर्व पे ध्यान दिया, ना वहाँ के कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स और एजुकेशंस पे ध्यान दिया। पहले भी अर्जेंटीना उतना ही लो एजुकेशन था और आज के टाइम पे भी अर्जेंटीना में एजुकेशन नहीं है। पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिक्स के लिए जो फॉरेन मनी थी उसे इन्वेस्टमेंट करके पॉलिटिक्स का गेम खेलते रहे और इवन कई सारे लोगों के बीच में खूब सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे और साथ ही साथ लोगों को फ्री बिजली और पानी की आदत लगा दी गई। वहाँ की जनता टाइम के अनुसार पैसे को यूज करते गए और धीरे धीरे करेंसी ख़त्म हो गया। कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला टाइम के अनुसार, ना ही उसमें कोई अच्छे स्कूल्स, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही हेल्थ और किसी भी टाइप का कोई ऐसा काम नहीं देखने को मिला जो इकोनॉमी को डेवलप करे। 2018 में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस फिर से अर्जेंटीना में हुआ तो कुछ $57 बिलियन की IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से डील पास हुई। ये भी कैंसिल हो गई क्योंकि अर्जेंटीना का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिला। और टाइम के अनुसार 2019 में जब लॉकडाउन हुआ तो कंट्री की जो पुअर्टी लाइन थी 40% लोग, वो 60% हो गया। देश और गरीबी में डूब गया। 2019 में कोविड के कारण जो इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिला तो वहाँ की सरकार ने काफ़ी सारे पैसे प्रिंट कर दिए, ये सोच के कि यहाँ की इकॉनमी में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। टाइम के अनुसार पुअर्टी इस लेवल पे नीचे आएगी कि ये चीज़ में भी कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। सितंबर 2022 को वहाँ के लोग हार के लास्ट में प्रोटेस्ट में उतर गए अपने रहने के खर्चे को बचाने के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस हद तक देश में पैसा नहीं बचा कि लोग के पास खाने और रहने के लिए भी पैसे नहीं बचे। और उसके बाद दिसंबर को IMF, जो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, अगेन $44 बिलियन का लोन पास हुआ अर्जेंटीना के लिए। और इवन इस लोन के पास होने के बाद भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम अर्जेंटीना को फेस करने पड़े। ये लोन इतनी आसानी से पास हुआ नहीं जितना अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। और अराउंड दिसंबर में $6 बिलियन की बिल पास करवाई अर्जेंटीना अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए। और एट द एंड 2022 दिसंबर के टाइम में IMF से अर्जेंटीना $6 बिलियन का बिल आउट पास करवाई है अपने इकॉनमी को फिर से स्टेबल करने के लिए। सोचने वाली बात तो इस चीज़ की है दोस्तों कि जो देश की जो यूथ है वो भी अब नहीं रहा है। अर्जेंटीना जिस टाइम पे वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट कंट्री था, वो उस टाइम फॉरेन कंट्री के सारे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ तो किया लेकिन खुद को चीज़ों को डेवलप करने के लिए नहीं कर पाया। वहाँ के पॉलिटिशियन और पॉलिसीज़ मिलकर पूरी तरीके से कंट्रीज़ को ख़त्म कर दी। कंट्री पे जो डेट आज पड़ा है ऑलमोस्ट दूसरे कंट्री में से ऑलमोस्ट भिखारी कहा जा रहा है। स्थिति इस हद तक बुरी है कि ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कंट्री कभी वापस रीडेवलप करेगा या नहीं, क्योंकि ना कंट्री के पास कोई एज बचा है, ना कोई कंट्री का ऐसा मेन सोर्सेस हो जो अब कंट्री वापस रिवाइव कर पाए। अब ये फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या करती है इस चीज़ को लेके हम लोग को देखने को मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप होगा एक गवर्नमेंट का इस चीज़ को वापस स्टेबल करने के लिए। वैसे आपका क्या मानना है कि एक कंट्री जिसकी इन्फ्लेशन रेट आज 102% है वो रिवाइव कर पाएगी या नहीं, और इवन कंट्री में ये दोबारा डेट चढ़ चुका है। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और भी इंटरेस्टिंग और रिसर्च टॉपिक हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।